हेलो हाय नमस्कार पहलाग। मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्तियाल, टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं से। आज मेरे साथ में मौजूद हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका प्रीति जोशी जी। नमस्कार प्रीति, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, प्रीति सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं के स्टूडियो में। धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर आपने अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी हुई हैं, और आप मैं देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी आप इसे लगातार डालते रहते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आपसे जो पहला सवाल मेरा होगा वो तो जानना चाहूँगा कि अभी तो जैसे मैं जानता हूँ कि आप यहाँ जो राजकीय स्नातकोत्तर रानीखेत है, यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई हाँ। करती हैं। इससे पहले आपने स्कूलिंग कहाँ से की? और साथ ही ये जानना चाहूँगा कि आपका जो विलेज है, आपका जो गांव है, वो कहाँ पर स्थित है? मेरा गांव भिकियासैन ब्लॉक के जो जाली पे अच्छा, तकुल्टी पड़ता है। जाली से 10-15 किलोमीटर आगे है तक उल्टी गाँव। तकुल्टी गांव। अच्छा, और मेरी स्कूलिंग जो बेसिक मैंने 8th तक पढ़ा है वो मैंने रीना चिल्ड्रंस अकेडमी रानीखेत से पढ़ा है। अच्छा। और उसके बाद की जो मेरी पढ़ाई हुई है वो बीर शिवा से हुई है। वीर शिवा से हुई है आपकी पढ़ाई। बहुत अच्छा लग रहा है आज की, मैं खुद भी एक वीर शिवियन हूँ, तो साथ में मेरे साथ में जो लेखिका मौजूद हैं, तो वो भी ये वीर शिवा स्कूल से ही ताल्लुक़ रखती हैं। और इसके बाद आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी तो आप रानीखेत में रहते हैं, तो गाँव तक उल्टी से यहाँ तक का सफ़र कैसे ये तय किया आपने? ये हुआ कि जब पलायन इसका मेन कारण रहा जी। कि हमारे गांव में धीरे धीरे जो पड़ोस था वो खाली होने लग गया हुँ, था। हुँ। और फिर बाघ का आतंक अभी भी है, पहले भी था ही, हुँ, हुँ। बट थोड़ा उस टाइम पे कम था, अभी तो खैर ज़्यादा ही हो गया है। और फिर ये हुआ कि इतनी अच्छी वहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हुँ, हुँ। एक आध हैं प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ पे टीचर्स का वही हाल होता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। हुँ, तो हुँ। उसके लिए मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा रहा कि इन्हें पढ़ाना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। तो हुँ, फिर मम्मी हुँ। लेके आई हमको यहाँ पे घर पे थोड़ा सा जिद करके कि हम 3 भाई बहन हैं। तो हुँ। ये था कि मेरे छोटे भाई को उसको बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए, और बाकी तो लड़कियां हैं तो वो गांव पे ही पढ़ेंगी। बट हुँ। मम्मी का ये रहा कि नहीं, पहले ये दोनों हैं और फिर वो है, तो जहाँ मेरी दोनों बेटियां पढ़ेंगी वहीं वो भी पढ़ेगा। तो फिर इसलिए हम लोग को रानीखेत लेके आ गए पढ़ने के लिए। अच्छा, तो साथ में मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए लेखन की शुरुआत कैसे हुई? लेखन की क्लास 6 से बाल प्रहरी जो एक बच्चों की पत्रिका आती है, तो उस अच्छा। पे हम लोग को मदर्स डे पे एक टॉपिक दिया था स्कूल पे कि माँ पे हमें कुछ लिखना है। तो हुँ। उस दिन स्टार्टिंग पे ये था कि जनरल कुछ तुकबंदियाँ की थी मैंने, हुँ। लेकिन वो मैम को अच्छी लगी। फिर मैम ने बाल प्रहरी पे भेजी, तो वहाँ पे वो छपी और वहाँ से इनाम के रूप में मुझे एक बुक मिली। उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट हो गया धीरे धीरे लिखना, क्योंकि जब हम लिखते हैं और हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें इनाम मिलने लगता है, प्रोत्साहन मिलता है अच्छा, प्रोत्साहन तो फिर बहुत उसके ज़रूरी बाद है। हमें होता है कि हमें और अच्छा करना चाहिए। तो बस वहीं से फिर लिखन की शुरुआत हुई मेरे। और मेरा तो ये भी मानना है कि देखिए, अगर आपको कोई भी छोटे से आप वो प्रोत्साहन के रूप में कुछ भी हो सकता है, भले ही वो एक छोटा-सा इनाम हो, छोटी-सी धनराशि हो, लेकिन अगर जहाँ कहीं आपको शुरुआत में ही ऐसे प्रोत्साहन करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं सफ़र आनंदमय होता है। हाँ, वही, अगर वो उस दिन हमारी कविता छपती नहीं, हमारे स्कूल वाले भेजते ही नहीं, तो शायद नहीं लिखते उतना। और कभी-कभी अगर ऐसे मिलता लिखने को तो ही लिखते इतना, लेकिन जिस तरीके से अभी लिख रहे हैं वैसे नहीं लिख पाते। बट वो हुँ। काफ़ी अच्छा एक मेजर स्टेप रहा, जो हम लोग को प्रोत्साहन मिला कि पहली कविता जो थी वो बाल प्रहरी पे छप गई थी, और हुँ। वहाँ से प्रोत्साहन के रूप में किताब मिली थी। तो फिर बस वहीं से शुरुआत करी थी लिखने क्या की। बात! कब आपको लगा कि आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं? वो फिर जब हम लोग 8th के बाद हम लोग के स्कूल चेंजेस हुए, वीर शिवा यहाँ जॉइन करा, तो फिर मैं अपने दोस्तों को पढ़ाती थी हुँ, हुँ। कभी-कभी। फिर टीनेज थी, तो हुँ। मैं फिर शायरियाँ लिखने लग गई थी। तो अपने दोस्तों को पढ़ाती तो वो लोग बोलते थे कि हाँ यार, तू ऐसा लिख रही है, ऐसा लग रहा है कि हम जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो तुम लिख रही हो। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर वहाँ से ही उन लोगों ने ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम इन तरीके पे, इन चीज़ों पे लिखो। और सोशल इश्यूज़ पे मैं पोएम लिखने की कोशिश करती हूँ, उस पे पोएट्री लिखने की, बट लिख नहीं पाती उतना, क्योंकि मुझे लगता है कि उन चीज़ों को एकदम अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करके लिखना हुँ, चाहिए। तो उन हुँ, पे हुँ। आर्टिकल्स या फिर ऐसे कोई प्रॉपर लेख लिखा जाता है, बस हुँ। वही। हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमेशा से होती है, किसी लेखक ने कहा है कि देखिए, जिस दिन दुनिया में हर एक इंसान अपनी कहानी लिखने लग जाएगा या लिखना शुरू कर देगा, तो इस दुनिया में अच्छी किताबों की कमी नहीं होगी। जिस रोज़ लिखती नहीं, मुझे मेरा दिन अधूरा सा लगता है, और मेरी शायरियाँ हैं जिससे मुझे मेरा इश्क पूरा सा लगता है। क्या बात है! क्या बात है! तो बेसिकली कौन-कौन से टॉपिक्स पे आपने लिखा हुआ है अभी तक? मेनली मैंने टीनेज से लिखना स्टार्ट किया है, तो हुँ। लव पोएट्रीज़ हैं और कुछ एक आध ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं, उन्हीं पे ही लिखा है थोड़ा-थोड़ा सा बस। तो मैं चाहूँगा कोई एक बढ़िया सी पोएट्री अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें, अ तो आज का दिन आनंदमय हो जाएगा। एक मैंने लिखी थी अभी रिसेंटली,
बाबा के परिप्रेक्ष्य में लिखी थी कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे बाबा हमारे लिए बहुत सपने देखते हैं कि जब ये बड़ी होंगी इनको ऑफिसर बनाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से अभी समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतनी बुराइयां बढ़ रही हैं, उस हिसाब से अब एक पिता जो है वो बेटी को लेके काफ़ी डरने लग गया है। तो जैसे ही हम लोग 7-8 साल के होते हैं तो पिता का जो हमारे जीवन को लेके नज़रिया होता है वो बदल जाता है। बिल्कुल वो बदल माँ से ज़्यादा हमारे लिए चिंतित होने लगते हैं। जी। तो मैंने उस पर लिखा है कि आज मैंने बाबा की आंखों में डर देखा, हम्म। आज मैंने बाबा की आंखों में डर देखा, मेरे लिए उनके कुछ फैसलों में अंतर देखा, मेरे घर से निकलने पर मैंने बाबा को माँ से ज्यादा चिंतित देखा, देर से लौटने पर माँ से पहले कुशल से पूछते देखा, आज बाबा की आंखों में अजीब सा डर देखा। जो बाबा कुछ वक्त पहले तक कहते थे बिटिया रानी तुझे पढ़ाना है लिखाना है, दुनिया में सबसे बड़ा बनते हुए देखना है, आज वही बाबा कहते हैं बिटिया रानी 18 के होते ही तेरा ब्याह कराना है। ब्याह इतनी जल्दी? ऐसा नहीं है कि बात ये नहीं है कि मेरे बाबा मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, बात ये भी नहीं है कि मेरे बाबा की संकरी सोच है, बात ये भी नहीं है कि मेरे बाबा को बेटियों का पढ़ना लगता बोझ है। बात तो जनाब ये है कि मेरे बाबा मुझे पढ़ाते लिखाते हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते। बात ये है कि मेरे मामले में मेरे बाबा का दिल बड़ा कमज़ोर है, वो टूट जाते हैं मेरा दर्द देख, बिखर जाते हैं मुझे मिटता देख। आज मैंने बाबा की आंखों में अजीब सा डर देखा, डर देखा अपनी परी को खोने का, डर एक और निर्भया कांड होने का, डर कुकृत्यों का, डर उन हवसी निर्मम अत्याचारियों का, डर चील कौवों की तरह नोचे जाने का, डर एक कली के कुचले जाने का, किसी की हवश का शिकार होते हुए देखने का, अपनी गुड़िया को सचमुच का खिलौना बनते देखने का, डर उसके टूटने का, डर उसके बिखरने का, और अंततः डर जीते जी उसके मर जाने का। क्या बात है। तो मतलब मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया आपकी शब्दावली देखकर, और आपने क्या बेहतरीन तरीके से पिरोया है इन शब्दों को। एक दोस्तों एक बात कही जाती है कि देखिए जब भी कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो वो उसे कमर में बिठाती है, लेकिन एक पिता जब अपने बच्चे को उठाता है तो वो उसे कंधे में बिठाता है। क्योंकि दुनिया में बाबा ही एक इंसान है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे जाए। बिल्कुल, और उससे भी आगे जाए, क्योंकि देखिए माँ जो है वो कमर में बिठाती है तो वो चाहती है कि जितना मैं देख पा रही हूँ, जितनी दूर तक मैं देख पा रही हूँ, तुम भी उतना ही देखो। लेकिन एक पिता हमेशा चाहता है कि बेटा जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तुम वो भी देखो। और बहुत ही बेहतरीन आपने ये रचना लिखी है, बहुत शानदार। और ज़रूर हमारे दर्शकों को भी ये पता ये जो रचना अभी प्रीति ने सुनाई ज़रूर पसंद आएगी, और इस रचना को आपका प्यार और आपकी सराहना ज़रूर मिलेगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो प्रीति, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने खुद भी बताया कि देखिए आप टीनेज से लिखने लग गए थे, और आज के टाइम पे आज की जो जनरेशन है मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए प्यार, इश्क, मोहब्बत, कई सारी चीज़ें वो सोचते हैं, या फिर हर चीज़ को सोचने का हर एक का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझे हैं, और वो कहीं ना कहीं आप अगर अपनी एक रचना सुनाएंगे तो मैं उससे ये अंदाज़ा लगा पाऊँगा। हाँ, ये कुछ ऐसी है कि तुम भी उसके जैसे ही रहे, बस शुक्र इस बात का रहा कि इस बार मैं मेरे जैसी नहीं थी। क्या? तो ये ऐसे है कि वो जो मेरी पहली मोहब्बत थी ना, बड़ी शिद्दत वाली थी। सुबह और शाम तो दीदारे महबूब के बिना मुमकिन ही ना थी। इबादत भी उसकी ही की जाती थी, हर पल हर पहर उसके लिए दुआ कर दुआओं में भी उसे ही मांगा जाता था। इश्क के बाजार में उसकी खुशियों के बदले गम खरीद फरोख्त किए जाते थे। उसके 2 पलों के लिए दकियानूसी लोगों के लगाए 10 दाग दामन पर भी बड़े शान से सहे जाते थे। इतने सबके बावजूद भी हम कहाँ मोहब्बत की बाजी जीत पाए थे। इतने सबके बावजूद भी हम कहाँ मोहब्बत की बाजी जीत पाए थे। और वो जो पहला महबूब था ना, बड़ा बेपरवाह सा था, एक मुलाकात के लिए महीनों इंतज़ार कराता था। इबादत के लिए झुके सिर को मेरी बेगैरती समझता था, इबादत के लिए झुके सिर को मेरी बेगैरती समझता था। दुआओं के लिए उठी अंजुली को भीख के लिए फैला आंचल समझता था। इश्क के बाजार में रंगीन जिस्मों के बदले रूहानी इश्क दांव पर लगाता था। 2 पल की बातें सुन दामन पर लगे दागों को और दागी कर दिया करता था। इतने सब के बावजूद भी वो कहाँ बदलने वाला था। मेरी लिखी कहानी से मुझे बेदखल कर वो नए किरदार ले आया था।
मेरा किरदार जला, नए दिए की इश्क की लौ में नए कलमे पढ़ने लगा था। जले किरदार की राख समेत हम बिन हम सफ़र के सफ़र पर निकल पड़े। टूटे थे, तन्हा थे, लेकिन चल रहे थे। टूटे थे, तन्हा थे, लेकिन चल रहे थे। अंगारे उगलने वाले शायर जज्बातों के ज्वालामुखी अंदर लिए चल रहे थे। खुद ही खुद को लिख, खुद ही खुदगर्जों की तरह खुद को पढ़ रहे थे। अकेले रहना सीख ही रहे थे कि तुम आ गए। अकेले रहना सीख ही रहे थे कि तुम आ गए। करीब होने की कोशिशों में जुट गए। दो लोगों के दरमियान दूरियों को करीबियों में तब्दील करते गए। पुरानी यादों के भंवर से निकाल नए यादों के दलदल में धंसाते गए। क्या बात। इस नई कहानी में मेरा पुराना किरदार कुरेदते गए, लेकिन ये कठोर पाषाण हृदय बनता देख तुम हैरत में पड़ गए। कुछ दिन मेरे रंग में रंग, फिर तुम अपने रंग में रंग दिखा गए। कुल मिलाकर तुम भी उसके जैसे ही रहे, लेकिन इस बार मैं मेरे जैसी नहीं थी। क्या बात, बहुत शानदार। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गहरी आपकी सोच है इस विषय को लेकर। और आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं देखिए इश्क मोहब्बत या फिर प्यार जिसे हम कहते हैं, इस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं काबिल नहीं रही है। और आपकी नज़र में प्यार क्या है, ये मैं एक बार जानना चाहूँगा। मेरे लिए जो प्रेम है वो समर्पण और विश्वास का एक संगम है बस। क्या बात। जो वासना को उपासना में परिवर्तित कर दे, प्रेम वही है। क्या बात है। और आपसे ऐसे विचारों की उम्मीद भी मैं रखता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आपने कहा। और एक बार की ऐसी एक बात है कि देखिए यूं ही किसी प्रेम प्रसंग के साथ में प्रेम प्रसंग के बाद आप कह सकते हो, मेरी एक दोस्त थी तो काफ़ी उसका बुरा हाल हो गया था। तो उसने उसकी स्थिति देख के एक कविता मैंने लिखी। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक, अगर आपको भी ये कविताएं, ये रचनाएं अगर अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से और इस वीडियो को शेयर कर कर अपना प्यार हमें दिखाइए। और एक कविता जो मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये मेरी स्वयं रचित है और अपनी ही एक दोस्त पर मैंने लिखी थी। प्रीति, अगर आपको अच्छी लगे आप भी ज़रूर से बताना मेरे को, और कोई गलतियाँ हो तो ज़रूर से टोकना भी। कि इसका जो नाम है वो है ड्रीमर। इस कविता का नाम है ड्रीमर, यानी कि कहीं ना कहीं अपने सपनों में खोई हुई। तो रात भर सितारों को देखकर खो जाती हूँ, नींद अब आती नहीं फिर भी सो जाती हूँ। अब सुबह नहीं होती सीधा दिन निकलता है, सुबह को याद कर कुछ पल रो जाती हूँ। रात भर ख्वाबों में कुछ पल ज़िंदगी के याद आते हैं, कुछ उलझ जाते हैं कुछ सुलझ जाते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर लोग जटिल मिल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं कुछ झुलस जाते हैं। कुछ पल शांति में कुछ धुंधली यादों को याद करती हूँ, कुछ सहेज लेती हूँ कुछ बिखेर देती हूँ। कुछ समस्या जीवन की कुछ पल चिंतित करती है, कुछ समस्या जीवन की कुछ पल चिंतित करती है। कुछ सुलझा लेती हूँ कुछ उलझा देती हूँ। मैं ख्वाब में रहकर भी जीना चाहती हूँ, सुकून भरी नींद सोना चाहती हूँ। बहुत हंस ली है दिखावे की हंसी, अब कुछ देर बस रोना चाहती हूँ। एकदम एक पैरेलल यूनिवर्स टाइप में क्रिएट हो गया था। कहीं और चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको दोस्तों ये कविताएं, भले ही वो प्रीति की हो या मेरी लिखी हुई हो, अगर ये आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं देखिए आज के टाइम पे हम आपसे कुछ भी ऐसा मांग नहीं रहे हैं जो आप ना दे पाओ। हमने आपसे पैसा नहीं मांगा, हमने आपसे कुछ और काम करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक सब्सक्रिप्शन या फिर आपका एक शेयर किसी भी प्रतिभाशाली को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जैसे आपने बताया कि देखिए अपने गांव से आप यहाँ रानीखेत आए। रानीखेत भले ही कारण कुछ भी रहा हो, पढ़ाई रही हो या फिर और कोई सुख सुविधाएं आज के टाइम पे गाँव पे हमें नहीं मिल पाती हैं जो कि शहरों में मिलती हैं, या फिर आप कह लीजिए छोटे नगरों में मिलती है जो। तो कभी गांव की याद आती है? बहुत ज़्यादा आती है। तो गांव पे कभी लिखने की कोशिश की आपने? या फिर अभी मैं रिसेंटली गांव गई थी तो गाड़ी में बैठे बैठे जब यहाँ को लौट रही थी तो हो रहा था कि अब पता नहीं कब देखने को मिलेगा ये सब। तो तब ये था कि गांव चलो अब चलते हैं, मुझे कुछ मजबूरियाँ मेरे शहर बुला रही हैं। क्या बात है। तो इसमें आगे आपने पोएम भी लिखी हुई है या फिर ये सिर्फ टू लाइनर है? ये अभी बस टू लाइनर है, इस पे सोचा है कि लिखने को। अच्छा। बस एक यात्रा के दौरान लिखी थी कुछ, ये कि
कुछ दिन गांव गई थी जिम्मेदारियां छोड़ सुकून ढूंढ मजबूत बनने। कुछ दिन गांव गई थी जिम्मेदारियां छोड़ सुकून ढूंढने मजबूत बनने, लेकिन शहर से मेरी मजबूरियों का आया खत। लेकिन शहर से मेरी मजबूरियों का आया खत, टूटे सपनों के लहू में लथपथ। और खत में बयां थी पहाड़ियों की पीड़ा, और खत में बयां थी पहाड़ियों की पीड़ा। खत कह रहा था सुन पहाड़न, खत कह रहा था सुन पहाड़न, मन पे तेरे चोट है और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष खोट है। क्या बात। कैसे चोट का इलाज करवाएगी, कब कल तो छोड़ आज ही कैसे जी पाएगी। और जो जी ली तो अक्षर ज्ञान कहाँ से पाएगी, और जो पा लिया तो पढ़ लिख कैसे पाएगी। पढ़ लिख भी लिया तो रोजी रोटी कहाँ से कमाएगी, और फिर रोजी रोटी कमाने तू भागे भागे मेरे ही पास आएगी। क्या बात। और जो पहाड़ का दुख है, पहाड़ का दर्द है, वो आपने ये पूरा बयां करने की कोशिश की है इस कविता में, और मैं चाहूँगा इसे आप और लिखो। हाँ, ये मैंने अभी एलैबोरेट करने की सोची है इसको, क्योंकि ये कल ही लिखी थी। क्योंकि देखिए पहाड़ की जो आज के टाइम पे जो दुर्गति कह सकते हैं, मैं ये दुर्भाग्य कहूँगा कि हमारा, कि हम ऐसी जो व्यवस्था है या फिर सरकारी आप ये कह लीजिए जो अभी पहाड़ झेल रहा है, ऐसी व्यवस्था में भी हम यहाँ पर टिके हुए हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारा, वरना लोग जो पलायन करके जा चुके हैं उन्होंने भी कभी मुड़कर पहाड़ की तरफ नहीं देखा। तो आपने ये लिखी हुई है, तो इसमें और भी कई सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर कई चीज़ों पर आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आगे अच्छा लिख सकते हैं। हाँ, इसमें मैं कोशिश करूँगी लिखने की। और पक्का से इसमें लिखिएगा, मैं आपसे ये एक बारी दोबारा ज़रूर सुनूंगा। बिल्कुल, मैं इसे लिखने के बाद आपको सुनाऊंगी। पक्का से, पक्का से। और क्या क्या आपने टॉपिक्स पे लिखी हुई हैं प्रीति, ये जानना चाहूँगा मैं। एक खुद के लिए लिखी है। बिल्कुल, ये सबसे पहले और बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप पर इंसान लिखे। हाँ, तो ये एक बार ये रचना हमारे दर्शकों के सामने प्लीज़। एक अरसे के बाद खुद के लिए कुछ लिखा है। आज मैंने खुद को अपनी बाबा की नज़रों से देखा है, जहाँ मैं थोड़ा सही थोड़ा गलत हूँ, थोड़ा वक्त थोड़ी बेवक्त हूँ, थोड़ी सीधी थोड़ी मूडी हूँ, थोड़ी सच्ची थोड़ी झूठी हूँ, क्या बात। थोड़ी समझदार तो थोड़ी नासमझ हूँ, थोड़ी सुलझी थोड़ी अनसुलझी हूँ, थोड़ी मासूम थोड़ी नादान हूँ, थोड़ी अश्रु थोड़ी मुस्कान हूँ, थोड़ी गुमनाम थोड़ी पहचान हूँ, थोड़ी गम थोड़ी खुशियों का पैगाम हूँ, और अंततः मैं मेरी बाबा की दुआओं में आने वाला सबसे पहला नाम हूँ। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन आपने लिखी है। और इतना ही लिखा है इसे? हाँ, ये बस इतना ही लिखा है, ये मैंने क्लास 9th में अच्छा, लिखी थी। एक आपकी मेरे को आपकी कविताएं सुनते वक्त ये थोड़ा सा आभास नहीं हो पा रहा है कि देखिए कितनी लंबी जाएगी। मैं बस, मेरा मन कर रहा है कि बस मैं सुनता जाऊं सुनता जाऊं, और वो तुरंत ख़त्म हो जा रही। तो थोड़ा सा कविताओं को और लंबा लिखिए ताकि हमें सुनने के लिए और लंबा मिले इसमें। अच्छा, एक ऐसी है, वो टीनेज पे है कि अभी जब 9th-10th में आते हैं, स्कूल चेंज होते हैं, तो ऐसा हाँ, हाँ। होता है कि बच्चे, अब तो फ़ोन मिलने ही लग गया हम लोग सभी को, और ऊपर से ऑनलाइन क्लास का ही चल रहा है ज़माना, तो उसमें हम लोग भटक काफ़ी जाते हैं। कोई नया इंसान मिलता है तो हम लोग सारा काम छोड़ के बस उसके मैसेज का ही वेट करते रहते हैं कि हाँ अब मैसेज आएगा। और लेकिन जो सामने वाला इंसान होता है वो काफ़ी चतुर चालाक रहता है, वो जब फ्री होगा अपने फुर्सत के पलों में हमें याद करेगा। कि इसमें ये भी है कि जिन्हें पहले कभी हमसे फुर्सत नहीं मिलती थी वो अब हमसे फुर्सतों में मिलते हैं। क्या बात है। तो कुछ दिन तो वो जब नया नया होता है तो ऐसा होता है कि 24 घंटे बात होती है। फिर धीरे धीरे सामने वाला इंसान समझदार होता है, वो समझता है अपने वक्त की कीमत। वो जब फुर्सत में होगा वो तभी बात करेगा। लेकिन मेनली लड़कियां होती हैं ऐसी कि वो फिर पूरे दिन फ़ोन लेके बस इंतज़ार करती रहेंगी कि एक मैसेज आए और मैं रिप्लाई करूं। और अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, कि ये सारी जो कविताएं हैं ये क्या आपने सिर्फ लड़कों को जहन में रखते हुए लिखी हुई है? नहीं, सारी ऐसे लड़कों को ही जहन में रख के लिखी नहीं है। फिर जनरल, मतलब जैसे आपने ऐसा कहा कोई कि जेंडर बेस नहीं लड़की जो है वो वेट करती रहती है, पूरे मेनली दिन वेट लड़कियां करती वेट रहती करती है। है मेनली, क्योंकि ना इन मामलों जो ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, थोड़ा ज़्यादा जल्दी इमोशनल फूल बन जाती हैं। तो बस उसी उस पे लिखने की लेकिन कोशिश की आज है। के समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इट कैन बी ईदर वे, मतलब बोथ वे, लाइकवाइज विद बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ, ये दोनों के साथ में हो सकता है। ये आपने एकदम सही कहा। क्योंकि उस पे कई लड़के भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि इमोशनली बहुत ही, मतलब कई मासूम हैं।
हाँ, तो इसमें है कि एक लड़का है अपनी ही सुध में रहता है, हम्म। ज़्यादा बोलता नहीं है, हँसना शायद उसे आता नहीं है। एक लड़का है अपनी ही सुध में रहता है, हम्म। ज़्यादा बोलता नहीं है, हँसना शायद उसे आता नहीं है, हम्म। और रोना तो शायद उसने माँ से सीखा है, हर बात पर आंखें भर लेता है, क्या बात, महफिलों में आकर भी महफिलों का होता नहीं है, एक लड़का है अपनी ही सुध में रहता है। क्या बात। तो ये ये मैंने ही अपने एक दोस्त पे लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव है, और वो ज़िंदगी के इस दौर से गुजरा है, तो कभी अपनी कोई बात सुनाता है या कहता है कि मुझे इस तरीके से मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, तो हाँ। बस उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है। अच्छा, एक आपने मुझे अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि 8th 9th में कभी स्कूल चेंज होता है तो उस टाइम की बात अलग होती है हाँ, हम कि लोग कोई नए हमें लोगों नया से मिल मिलते हैं नए उस लोगों टाइम। से मिलते हैं। तो वो वाली कौन सी कविता थी? वो ये है कि उसका तुम्हारी ज़िंदगी में यूँ आना, हम्म। और तुम्हारा उसको हमेशा के लिए पाने की ख्वाहिश रखना, हम्म। प्यारे प्यारे ख्वाब सजाना, हम्म। अगर तुम सोचती हो कि ये प्यार है तो शायद तुम गलत हो, देर रात तक उसके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करना, हम्म। उसका एक मैसेज आते ही तुम्हारा खुश हो जाना, और अगले ही पल स्वीट हार्ट आई एम बिजी, कांट टॉक राइट नाउ, नेटवर्क प्रॉब्लम, कल बात करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये जवाब पढ़कर तुम्हारा उदास हो जाना, और फिर अगले ही पल तुम्हारा ये सोचना कि कितनी फिक्र करता है वो मेरी, मैं रात भर जागी ना रहूं इसलिए बता दिया मुझे, और बता दिया कि आज बात नहीं हो पाएगी, अगर तुम सोचती हो कि ये सो कॉल्ड कंसर्न प्यार है तो शायद तुम गलत हो, दूसरे दिन फिर से बात करने वाली बात पर भरोसा करना, और उसका वो अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल कर 2 पल तुमसे मीठे बोल बोलना, शोना मोना फलाना ढिमकाना जैसे सिली टाइटल्स देना, अगर तुम सोचती हो कि ये प्यार है तो शायद तुम गलत हो, और एक दिन उसका ये कहकर तुमसे दूर हो जाना कि मैं तुम्हें बहुत दुख देता हूँ, और एक दिन उसका तुमसे ये कह के दूर हो जाना कि मैं तुम्हें बहुत दुख देता हूँ, परेशान करता हूँ और अब दुख नहीं देना चाहता, अलविदा, और तुम्हारा तब भी ये सोचना कि उसे अभी भी तुम्हारी कितनी फिक्र है, तुम्हें और दुख ना पहुंचे इसलिए वो तुमसे दूर जा रहा है, और अगर तुम सोचती हो कि ये प्यार है तो शायद तुम गलत हो, हाँ, अगर वो अपनी उन बुरी आदतों को बदलने की कोशिश करता उन बातों से बचने की जो तुम्हें दुखी करती हैं, तुम्हें खोने से डरता, तुम्हारा हाथ भीड़ में भी बड़ी शान से थामता, तुम जैसी हो सीधी साधी झल्ली सी तुम्हें वैसे ही पसंद करता, और अगर तब तुम सोचती कि ये प्यार है तो शायद तुम सही हो। क्या बात, बहुत ही शानदार आपने ये लिखा हुआ है प्रीति। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि किसे देखकर या किसे सुनकर आपने लिखना शुरू किया? मैंने ऐसा लिखना तो मैंने आपको जनरली बताया कि बचपन से हम लोग को ऐसे नेचर पे पोइट्री या फिर मदर पे ऐसे लिखने को कहते थे, उसके बाद फिर यूट्यूब पे ऐसे वॉइस ऑफ सूरत और ये करके उसमें कुछ शायर के स्टैंड अप्स आते हैं, वही सब देखे और उनसे हुआ कि ये लोग लिख सकते हैं, थोड़ी कोशिश हम भी कर ही लेते हैं। अच्छा, और कौन कौन से राइटर्स को आप सुनते हैं अभी? मैं राइटर्स ऐसे मैं थोड़ा गुलजार साहब को सुनती हूँ, जॉन एलिया हैं, और बस इतना ही सुनती हूँ, और कभी कभी मैं शैलेश लोढ़ा को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेन इंस्पिरेशन वहीं से मिली है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन राइटर वो हैं। हाँ, और उतने ही बेहतरीन वक्ता भी। वही बस उनको तो सुनो तो ऐसा होता है कि इसने सुनते ही रहो। आज बात अगर प्यार मोहब्बत इश्क की हो रही है तो एक और कविता अपनी मैं पेश करना चाहूँगा जिसका नाम है एक अनजान रिश्ता। तो एक अनजान रिश्ता क्या, जैसे आपने बताया कि दो लोग अचानक से मिलते हैं, फिर अचानक से एक दूसरे के फ़ोन का वेट होने लग जाता है, सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ी सी शायद आपकी शब्दावली और मेरी शब्दावली अलग हो, हाँ, लेकिन फीलिंग्स आप एक ही हैं, ये कह सकते हैं कि अजनबी से करीबी और करीबी से अजनबी बनने तक का सफ़र ही प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अनजान रिश्ता। दो अनजाने एक अजनबी रिश्ते में बंध गए, दो अनजाने एक अजनबी रिश्ते में बंध गए, चंद बातें क्या हुई नमक पानी से घुल गए। दो अनजाने एक अजनबी रिश्ते में बंध गए, चंद बातें क्या हुई नमक पानी से घुल गए। आस पास की खबर कुछ भुला गए, कुछ भूल गए, आभास ही ना हुआ वो दोनों कब दुनिया से दूर गए। कुछ मीठी यादें कुछ खटास बातों की, कुछ चबा गए कुछ निगल गए, लम्हा लम्हा प्यार भरे पल और दिल के जज्बात कुछ निभा गए कुछ पिघल गए। दुनियादारी समाज ने जब टटोला मोहब्बत को, दुनियादारी आज के टाइम पे हम कहते हैं कि देखिए दुनियादारी सबसे पहले है
क्योंकि भैया दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, यही सोच के सारी लोग, मतलब आज के टाइम पे कई ऐसी कहानियाँ होंगी प्यार की जो अपने मुकम्मल स्थान या फिर आप ये कह सकते हैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। तो दुनियादारी समाज ने जब टटोला मोहब्बत को, कुछ झगड़ गए कुछ निपट गए, तूफ़ान जब माया का टकराया इश्क की चार दीवारी से, तूफ़ान जब माया का टकराया इश्क की चार दीवारी से, कुछ अटल रहे कुछ दरक गए, राह मोहब्बत की नहीं थी आसान, आशिक कुछ संवर गए कुछ बिखर गए, अजनबी शहर में ढूंढने आशियाँ मोहब्बत का, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, दो अजनबी एक अजनबी रिश्ते में बध गए, अनजाने थे अनजाने हैं और अनजाने दूर गए। मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के। इसमें आपने कहा कि बर्बाद हो गए उस पे, हाँ तो इसमें मैंने भी लिखा था कुछ। ज़रूर, मैं सुनना चाहूँगा। हाँ, कि एक तो ये था कि हम अक्सर जब होता है कि विरह की हम लोग वेदना जब सहते हो, तो उसके बाद लिखना वो है कि शायरियाँ या तो इश्क में डूब जाने पर लिखी जाती हैं या इश्क के डूब जाने पर। बिल्कुल सही बात है। तो जब इंसान या तो डूब जाता है या फिर उसका इश्क डूब जाता है, तो उसमें ये है कि फिर वो दुनिया से थोड़ा अलग होके चलने लगता है, गुमसुम सा रहता है। तो यह है कि वो शायर उसके झूठे वादों पर किए गए अपने सच्चे यकीन पर हंसता है, वो शायर उसके झूठे वादों पर किए गए अपने सच्चे यकीन पर हंसता है, लोग कहते हैं शायर पागल है न जाने क्यों बेवजह हंसता है। क्या बात, बहुत शानदार आपने लिखी हुई है। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे प्रीति को फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी सारी रचनाएं जो हैं वो डालती हैं। एक बार अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी बता दीजिए। पोएटिक सोल करके है। पोएटिक सोल को आप अभी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि आपका छोटा सा प्रोत्साहन या फिर आपकी अगर थोड़ी सी अगर आप तारीफ़ कर दें किसी चीज़ की, अगर आपको अच्छी लगती है तो उस चीज़ को जताना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ही अभी जाकर फॉलो कीजिए और कहीं ना कहीं जो रचनाएं प्रीति लिखती हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का कार्य करें। हाँ, और आपने कहा कि इश्क में बर्बाद हो जाते हैं, तो बिल्कुल। उस पे लिखा है कि इश्क में सब बर्बाद नहीं होते, हम आबाद होकर देखेंगे। इश्क में सब बर्बाद नहीं होते, हम आबाद होकर देखेंगे, खुद को उनके बाद रख कर देखेंगे, इश्क में हर हद पार कर कर देखेंगे, जो हम भी आबाद होते होते बर्बाद होने लगेंगे, तो जाएंगे उसके दर पर और ये सवाल पूछेंगे कि इश्क में सब बर्बाद ही क्यों होते हैं। क्या बात, ये कहीं ना कहीं इसमें यमक अलंकार का इस्तेमाल है। तो अलंकार की थोड़ी सी इतनी सी जानकारी जितनी मेरे पास बची हुई थी उससे कहीं ना कहीं मैं समझ के भाप के ये समझ रहा हूँ कि यमक अलंकार है यहाँ पर। स्कूल टाइम में कहा जाता था कि काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा वर्ड का अलग अलग जगह वो हो रहा है। तो एक छोटी सी एक शायरी मेरे को याद आ रही है जो मैंने लिखी थी कि कुछ खामोश सी बातें खामोशी से कही गई, दिल पर दस्तक हुई जुबां खामोश ही रह गई, कुछ खामोशी से आए वो खामोशी से चले भी गए, कुछ बातें खामोश सी खामोश ही रह गई। तो ये कुछ ऐसा होगा कि अब लफ्ज अक्सर होठों पर आकर खुदकुशी कर लेते हैं। क्या बात। बहुत ही शानदार। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑलमोस्ट आपको सुनता जाऊं। आपकी काफ़ी सारी रचनाएं भी मेरे को दिख रही हैं। तो मैं चाहूँगा एक जो आपको सबसे बेहतरीन आपकी कविता लगती है वो हमें सुनाएं। अब तक की सबसे बेहतरीन कविता। मुझे मेरी सारी अच्छी लगती हैं। नहीं, वो हर एक लेखक को लगती हैं अच्छी, लेकिन फिर भी एक जो आपकी कविता जिसे सबसे ज़्यादा सराहा गया है या सबसे ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किया है वो हमें सुनाने का प्रयास करें। वो ऐसे कुछ दो हैं। एक तो ये है कि ले लूं संन्यास इश्क से खुले सदैव अपने केश रखूं, ले लूं संन्यास इश्क से खुले सदैव अपने केश रखूं, माथे पर त्रिपुंड रमा जोगन का मैं भेष रखूं, माथे पर त्रिपुंड रमा जोगन का मैं भेष रखूं, नयनों में भर नीर विस्मित करने हेतु मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान रखूं। ये तो आपने सच्चाई लिख दी आज। हाँ, और इस पे एक दूसरा था जो मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि हम जब एक फेस हमारे जब एक पार्टनर होता है हमारे साथ, तो हम कुछ सपने देखते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन फिर किसी वजह से इंसान में से अलग हो जाता है, विरह हो जाता है उनमें, तो उसके बाद वो
जो एक लड़का है वो सोचता है कि मुझे उसके साथ ऐसा करना था वैसा करना था, तो बस उसके कुछ सपने मैंने लिखने की कोशिश की है, एक लड़के के नज़रिए से है ये, कि मैं दुनिया की हर अनदेखी अनकही आश्चर्यजनक आँखों को थाम सी देने वाली खूबसूरती तुम्हारे साथ देखना चाहता था। मैं दुनिया की हर अनदेखी अनकही आश्चर्यजनक आँखों को थाम सी देने वाली खूबसूरती तुम्हारे साथ देखना चाहता था। मुझे देखनी थी वो खूबसूरती तुम्हारे नज़रिए से तुम्हारी नज़र में। मुझे देखनी थी वो खूबसूरती तुम्हारे नज़रिए से तुम्हारी नज़र में। मुझे अस्त होते हुए सूर्य को देखना था। मुझे अस्त होते हुए सूर्य को देखना था और लेनी थी प्रेम की प्रेरणा और देनी थी खुद को तसल्ली कि दिन भर की दूरी के बाद क्षितिज मिलन कितना खूबसूरत हो जाता है। क्या मुझे सूर्यास्त के पश्चात अंधेरे की खूबसूरती महसूस करनी थी। मुझे सूर्यास्त के पश्चात अंधेरे की खूबसूरती महसूस करनी थी। तुम्हारे आलिंगन में और आसमां में आए हुए सबसे पहले सितारे से मांगना था अनंत के लिए साथ तुम्हारा। क्या बात, बहुत ही शानदार। और ढलती सूर्य की बात हुई है तो मेरे को अपनी लिखी 2 लाइन याद आ रही हैं कि बादलों के पीछे से जब तुम चुपके से मुस्कुरा के देखते हो, बादलों के पीछे से जब तुम चुपके से मुस्कुरा कर देखते हो, तब एहसास होता है कि किसी से दोबारा मिलने का वादा लेकर बिछड़ना कितना खूबसूरत हो सकता है। वाह, ये जैसे कि सूर्यास्त गवाह है कि अंत भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रीति, आपने कई सारी रचनाएं हमें सुनाई अभी तक और मुझे तो ऑलमोस्ट सारी पसंद आई हैं। हाँ, शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे दर्शक ये सोचे कि एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी लिखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्शलिटी होगी लड़कों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं लड़कियों तो थोड़ा ज़्यादा लड़कियों के लिए लिख दिया है, लेकिन कुछ एक हैं जो लड़कों के लिए भी लिखी हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के सामने पेश किया जाए। हाँ, ये गौर फरमाइएगा आप लोग। ज़रूर से। एक लड़का है झल्ला सा, एक लड़का है झल्ला सा, चंचल आंखों शरारती मुस्कान सा, वैसे कहता है मैं बोलता कम हूँ, वैसे कहता है मैं बोलता कम हूँ, लेकिन मुझसे बातें करते थकता नहीं है। कभी बचकाने सवालों में उलझा देता है, कभी जिंदगी का मर्म समझा देता है। मेरी खुशियों के लिए सब कर गुजरने की बातें करता है, हर सुख दुख में साथ रहने का वादा करता है। कहता है तुम कहो तो उसे भी तुम्हारे लिए मना लाऊं, कहता है तुम कहो तो उसे भी तुम्हारे लिए मना लाऊं, तुम्हारे खुशी के खातिर तो मैं जोकर भी बन जाऊं। मुझे जान नहीं जिंदगी कहता है, मुझे जान नहीं जिंदगी कहता है, इश्क नहीं बंदगी कहता है। एक लड़का है झल्ला सा, आज भी अपनी माँ के दिखाए रास्ते पर चलता है। क्या बात है। तो ये तो होगी, ये ज़रूर आपने अपने किसी फ्रेंड पे लिखी होगी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे कॉलेज फ्रेंड ही है एक, बट काफ़ी अच्छा है। और उसको लड़कियों को लेके ना, जैसे आजकल लड़कों का है कि पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया चेंज हो है। गया। रिलेशनशिप को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, लेकिन वो है कि अभी भी 90s वाला है। काफ़ी अच्छी सोच है उसकी, तो बस उसी को डेडिकेट करते हुए मैंने लिखा था। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रीति, आप जितनी भी रचनाएं लिखती हैं ये सारी हिंदी में ही होती हैं या नहीं, इसके अलावा भी और कोई लैंग्वेज आप लिखते हैं? कुछ एक इंग्लिश में लिखी थी मैंने, हम्म। बट वो मुझे खुद ही उतनी अच्छी नहीं लगी। ना उनमें राइमिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है। क्योंकि और कहीं ना कहीं हम अपने भाव व्यक्त अपनी नहीं जो कर पाते हैं। मदर टंग है उसमें ही अच्छे वही, तरीके से कर हिंदी पाते हमारी हैं। मातृभाषा है, तो अपने भाव हिंदी में ही अच्छे से लिखे जैसे लोग जाते हैं। कहते हैं कि अगर गाली भी हिंदी में दी जाए तभी फील आता है। हाँ वही, और इंग्लिश की गाली में तो सामने वाला वाह वाह ही करेगा बस। वो तो बस वही। और किसी चीज़ पे आपने लिखा है, जैसे कि भाई आपने बताया, पिताजी पे आपने लिखा हुआ है, हाँ माताजी पे आपने बताया, भाई पे भी ऐसा कुछ लिखा है आपने? हाँ, भाई पे लिखा है अभी रिसेंटली ब्रदर्स डे पे, ठीक है। क्योंकि मेरा और मेरे ब्रदर का बॉन्ड जो है एकदम टॉम एंड जेरी टाइप है। अच्छा। मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे भी नहीं, और लेकिन अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे घर से मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा कॉल उसके आते हैं कि तू घर वापस कब आ रही है, ये वो सबसे ज़्यादा उसी को मेरी याद आती मतलब है। साथ रहना भी नहीं चाहते और रह भी नहीं हाँ पाते। वही, साथ भी नहीं रह पाते और दूर भी नहीं रह जाता हम लोगों से। तो बस उसी को मैंने लिखी थी कि ये भाई ना सच में सबसे अलग होते हैं, ये भाई ना सच में सबसे अलग होते हैं, क्या हमें बात। चैन से रहने भी नहीं देते और हमारे बिना इन्हें चैन भी नहीं आता। चैन भी नहीं आता। बाबा का हम बहनों को ज़्यादा प्यार करना इन्हें भाएगा भी नहीं, बाबा का हम बहनों को ज़्यादा प्यार करना इन्हें भाएगा भी नहीं, और जिस रोज़ बाबा से हमें डांट पड़े तो बाबा से भी लड़ जाएंगे। स्कूल के लिए तैयार होने पर देरी होने में गुस्सा भी दिखाएंगे, लेकिन हमें अकेला छोड़ स्कूल भी नहीं जाएंगे। वैसे तो स्कूल में हमसे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो किसी ने ऊंची आवाज़ में हमसे बात कर दी तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। क्या बात। हमारे कॉलेज जाने पर हमसे साफ साफ कह देते हैं
वहाँ अब मैं नहीं होऊंगा, अपना देख लेना, लेकिन हमारे पीठ पीछे अपने दोस्तों को हिदायत दिए रहते हैं, ख्याल रखना मेरी झल्ली का। क्या बात। और सलाम है भाइयों के ऐसे प्यार को। और क्योंकि ये नोक झोंक, ये झगड़ा, मन मुटाव कहीं ना कहीं चलता रहता है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है। प्रीति, मैं जाऊँ, आपने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, तो क्या आपने हेलो रानीखेत के बारे में भी कुछ लिखा है? हेलो रानीखेत के बारे में बस आज सुबह सोच के आई थी एक लाइन कि हुनर को भी सामने लाना अपने आप में एक हुनर है, क्योंकि जो हीरे की परख है वो सिर्फ जौहर ही कर सकते क्या हैं, बात बाकी है, लोग क्या नहीं कर बात है। सकते। आपने तो हमें जौहरी बना दिया है, हाँ। और आप खुद हीरा बन गए। अरे नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। चलिए दोस्तों, फिलहाल समय क्योंकि हमारे पास में कम है, और हमारे एक एपिसोड की समय सीमा होती है, जिस कारण से हम प्रीति की जो रचनाएं हैं वो अभी पूरी तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए प्रीति को, पोएटिक सोल करके प्रीति का अकाउंट है। और साथ ही हमें बताइए कि अगर आप प्रीति की और भी कहानियाँ, और भी जो रचनाएं हैं और कविताएं हैं, उन्हें अगर दोबारा से सुनना चाहते हैं, और दोबारा से चाहते हैं कि हेलो रानीखेत के स्टूडियो में प्रीति मौजूद रहे, तो ज़रूर से हमें एक बारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल वैसे तो प्रीति, मेरे तो बिल्कुल मन नहीं है कि देखिए आज का जो एपिसोड है इसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए, लेकिन समय अवधि की जो समय सीमा है उसके कारण हमें एपिसोड ख़त्म करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, समय हो चुका है प्रीति से भी विदा लेने का। मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में उत्तराखंड की किसी खूबसूरती के साथ में, या फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार या फिर टैलेंटेड व्यक्ति के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्त्याल, नमस्कार।